नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गया कटरा इलाका। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मार दी गई गोली। डांस प्रोग्राम में दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद एक पक्ष ने दे दिया घटना को अंजाम। नहीं थम रहा चोरों का आतंक। एक और दुकान को बनाया निशाना। नकदी समेत 3 लाख की संपत्ति पर कर दिया हाथ साफ। और मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा नहीं चालू होने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। कहा, दरभंगा के एम्स पर भी उन्होंने ही अटकाया है रोड़ा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर का कटरा इलाका बुधवार की रात दहल गया। डांस प्रोग्राम में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को गोली मार दी। घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गोली मारी गई है। घटना कटरा के जजुआर दक्षिणी टोला की है। गांव के हेमा ठाकुर, उनकी पत्नी मोती देवी, 2 बेटे अंकित कुमार और अमन कुमार को गोली लगी है। अमन को पटना रेफर कर दिया गया है, बाकी का इलाज मुजफ्फरपुर में ही चल रहा है। बताया गया कि दशहरा मेला में नर्तकियों का डांस प्रोग्राम था। इस दौरान हेमा ठाकुर का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने शांत करवा दिया। दूसरा पक्ष देख लेने की धमकी देकर चला गया। बीती रात हेमा ठाकुर और उनका परिवार खाना खाकर सोने जा रहा था, तभी हथियार से लैस 5 लोग घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इस बीच हमलावर आराम से निकल गए। मौके पर पहुंची जजुआर ओपी और कटरा पुलिस ने घायलों को एसकेएमसीएच भेजा। घटना स्थल से पुलिस को कई खोखे मिले हैं। विशेष छानबीन की जा रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि छापेमारी शुरू कर दी गई है, जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। का नाम है मतलब गढ़ू का भतीजा है। ये तो पुनाई जी राजू दस अध्यक्ष है ना, उसी का लड़का है। काहे मारा? पता नहीं, वो हम नहीं बोल सकते। छोटा छोटा बच्चा है, कोई विवाद वो नहीं है। गोली चला दिया। हाँ, मेरा लड़का सब रहता है मुजफ्फरपुर में। एक तो मोतिहारी में, तो मुजफ्फरपुर अपना काम करता है और पढ़ाई भी करता है। कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे गेट का खड़ा। हाँ 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 हाँ। कितना लोग से था वो लोग? कितना आया था? वो 4-5 आदमी था। 4-5 आदमी आया था। सीधा गोली चला दी। हाँ, सीधा गेट पर, गेट खोल के, पता नहीं। 9-9:30 के बीच का घटना है कि हम और मेरा मम्मी लोग खाना खा रहे थे घर में। उसमें अभिषेक कुमार, हर्ष ठाकुर, पिता श्री पुराई ठाकुर और उसका धर्मेंद्र झा और उसका बेटा प्रशांत झा और ये अजीत कुमार अज्ञात 2 लड़का आया है। घर से आवाज़ दिया है, बुलाया है। पप्पा मेरा भाई निकला है, अंकित कुमार हेम ठाकुर निकला है। उसके बाद ये लोग अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दिया। हम लोग बचाने के क्रम में हमको भी एक गोली लग गया। क्यों फायरिंग किया वो कुछ सर हम लोग को मालूम है। घर से बुलाया है, लक्ष्मण हेम ठाकुर कहाँ है, बस निकला है। हाँ, कहाँ लगी बात? इसके बाद सब फायरिंग चालू कर। 2 को पिस्टल था दोनों के हाथ में। 5 से 6 लड़का था। 6 लड़का थे। क्या चीज़ से आए थे वो लोग? दोनों स्प्लेंडर बाइक से। स्प्लेंडर बाइक से। कितने लोग को गोली लगी है? गोली 4 लोग को लगा है। 4 लोग को गोली लगी है। सब एक परिवार के लोग हैं? जी, एक ही परिवार के। किन्हीं से कोई विवाद पहले? नहीं सर, हम लोग जॉब करने वाला लड़का है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। क्या करते हैं हम जॉब करते हैं रिलायंस। रिलायंस में करते हैं। आज जिनको गोली लगी है वो लोग कौन लोग हैं? वो मेरे पापा जी हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरा मम्मी है। कल 25 तारीख को रात्रि में लगभग 10:30 बजे जजुआर ओपी के अंतर्गत एक गोलीबारी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लगी है। जिसमें एक व्यक्ति हेम ठाकुर हैं, दूसरी मोती देवी हैं। ये दोनों अभी मुजफ्फरपुर में इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं।
तीसरे व्यक्ति अमन कुमार हैं, जिनको कल रात में ही प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत अस्पताल से रिलीज कर दिया गया था। चौथे व्यक्ति अंकित हैं, जो अभी पटना में इलाजरत है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी भी अभी हालत में सुधार हो रहा है। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे 5 नामजद अभियुक्त और 3 अज्ञात अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना के तुरंत उपरांत ही जजुआर ओपी के थानाध्यक्ष घटनास्थल पर गए थे और उनको अस्पताल लाया गया था, घायलों को, और अस्पताल पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के द्वारा भी घायलों का बयान लिया गया था। अभी तक के अनुसंधान के अनुसार इस घटना की मुख्य वजह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उपजे विवाद को लेकर सामने आ रही है और हम लोग इसमें जो भी आगे अनुसंधान में आएगा वो आप लोगों को अवगत करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थित बर्तन दुकान प्रेम मेटल का शटर तोड़कर चोरों ने नकदी समेत लगभग 3 लाख के सामान की चोरी कर ली। घटना बुधवार की देर रात करीब 2 और 3 बजे के बीच की है। दुकान के अंदर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने से पहले की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि मुंह ढके लोग ताला काट कर शटर को तोड़ रहे हैं। दुकानदार प्रेमनाथ प्रसाद ने बताया कि नीचे दुकान है, ऊपर घर है। रात में घर के लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है। खिड़की से नीचे झांकने पर होश उड़ गए। नीचे आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा पाया और सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। उन्होंने बताया कि कैश समेत लगभग 3 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। 3 बजे के करीब पुलिस को सूचना दी गई। वे लोग सुबह 5 बजे के बाद आए। दुकान मालिक ने कहा कि नगर थाना की पुलिस को चेंबर ऑफ कॉमर्स कहा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। चोरी की इस घटना से आसपास के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। के 10 मिनट में कैमरा में देखा गया तो शटर तोड़ा, क्रैप्सेबल तोड़ी, दुकान में घुसकर 2.5-3 लाख रुपए का करीब करीब माल ले गया। क्या कुछ ले गया? बर्तन, व्यापारी का बर्तन पैक था, उसमें सामान सब रखा हुआ था, पीतल का, स्टील का, वो उठा के ले गया। सीसीटीवी में आया है क्या लोग थे? हाँ, 4 लोग थे। सीसीटीवी कैमरा में 4 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 कैमरा को भी तोड़ के ले गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या बजे की घटना है? ये 2:12 या 13। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दिया गया 3 बजे के करीब में। पुलिस के द्वारा कहा गया कि जा रहा है 112 नंबर, लेकिन 112 नंबर 5 बजे सुबह में जब फिर हमने दोबारा थाना को कॉल किया गया तो थाना वाला को कहे कि भाई आपको 3 बजे हमने रिंग किया और अभी तक 5 बज रहा है, हमारे यहाँ कोई थाना नहीं आया है, तो आपको जो करना है सो कीजिए। हम कहें कि डीएम साहब को और एसपी साहब को हमने खबर कर रहे हैं, जो जहाँ जाना है आपको जाइए। ये उनका भर्सन हुआ। उसके बाद टाउन थाना को अभी तक ये पता नहीं है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स कहाँ पे है। उन्होंने कल्याणी होते हुए अंडी गोला की ओर आया, वहाँ से हमको टेलीफोन किया गया कि आपका कहाँ पे दुकान है। हमने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास आइए, मेरा प्रेम मेटल के नाम से दुकान है। तो उन्होंने कहा कि हमको देखा हुआ नहीं, आप केदारनाथ अंडी गोला में आप आदमी भेजिए। तो हमने एक हमारे पड़ोसी नज़ारे है और हमारा लड़का अभिषेक है, वो मोटरसाइकिल से गया और थाना को लेके आया। तो थाना यहाँ आकर फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद वो हमको संतुष्ट नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जाके आप सनहा दर्ज थाना, टाउन थाना में जाकर सनहा दर्ज कीजिए। शटर भी तोड़ दिया? शटर भी तोड़ दिया। शटर का 2 ताला, क्रैप्सेबल का 3 ताला और शटर के लॉक था उसको भी उखाड़ दिया। उखाड़ के अंदर घुस के प्रवेश करके माल ले गया। आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पताही पहुंचे और हवाई अड्डा का निरीक्षण किया। इस दौरान नित्यानंद राय ने पताही हवाई अड्डे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हवाई अड्डा नहीं चालू होने का दोषी नीतीश कुमार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा कि पताही हवाई अड्डा तो कब का चालू हो गया होता। केंद्र सरकार का प्रपोजल नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कब का आया हुआ है, लेकिन नीतीश सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही जमीन आवंटन या एनओसी भी नहीं दिया है। इसी कारण पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार विकास विरोधी है। इसी कारण ना तो मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा शुरू हुआ और ना ही दरभंगा में एम्स।
भारत सरकार ने बिहार सरकार को पहले ही जमीन के लिए आग्रह पत्र भेज चुका है, लेकिन बिहार सरकार उस आग्रह पत्र पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और न ही भूमि का आवंटन किया है। भारत सरकार के विमानपत्तन मंत्रालय इस एयरपोर्ट के लिए, पताई एयरपोर्ट के लिए भूमि की जो मांग की है वो भूमि दे दे, उसके दूसरे ही दिन से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार भूमि नहीं दे रही। बिल्कुल बिहार सरकार के कारण ही बिहार सरकार को भूमि देना था, भूमि नहीं थी, इसलिए यह काम अभी पेंडिंग है। जैसे दे देगी वैसे काम शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार की हालत ही ऐसी है ना, जिसकी स्थिति इतनी लचर हो गई है कि उसको किसी बिहार के विकास से और बिहार के लिए जो जो जरूरत की चीजें, एम्स है, एयरपोर्ट है, उस सब को बिल्कुल लटका कर रखी है। उसकी मानसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यह प्रसिद्धि मिले, और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक एक घोषणाओं पर केंद्र सरकार बहुत तत्परता से अपने वचन को निभाने के लिए हमेशा तैयार है, यहाँ के लिए भी तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर गुरुवार को गोबरसही के एक होटल में आयोजित भाजपा नेताओं की बैठक में शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि पताही हवाई अड्डे पर आयोजित होने वाले गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में लाखों की संख्या में उत्तर बिहार के युवा, नौजवान, मजदूर, गरीब और किसानों की भागीदारी होगी। नित्यानंद राय ने कहा कि अमित शाह के बिहार दौरे से भाजपा विरोधियों की नींद उड़ गई है, विपक्षी निराश और हताश हो गए हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम 5 तारीख को है, उसकी तैयारी की बैठक में हम लोग आए। 5 नवंबर को आदरणीय अमित शाह जी मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर आएंगे। इस कार्यक्रम को लाखों की संख्या में जुटे ले, ये पूरा सफल बनेगा। बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, लालू प्रसाद जी को मुक्त करना है। लालू प्रसाद जी को तो नीतीश कुमार जी की पार्टी ने ही अपराधी घोषित कराया। अब दोनों मिल गए, दोनों को साथ ही समाप्त कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। देखिए, जदयू को जितनी गाली देना है देने दीजिए। जेडीयू ने तो स्वयं ही नीतीश कुमार जी को आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं क्या करूं? सुसाइड बॉम्बर नीतीश जी को जनता दल यूनाइटेड ने घोषित कर दिया। पहले उस पर कार्रवाई करो, तब तो कोई बात उसके लिए। जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। भले ही ये किसी फिल्मी गाने के बोल हो, लेकिन इसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर में एक मामला सामने आया है। प्रेमिका पर जब उसकी मां ने पहरा लगा दिया तो उसने बड़ा कदम उठा लिया। ऊंच नीच की दीवार को तोड़कर प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी रचा ली। मामला उराई प्रखंड का है। ससौली गांव की खुशबू को धरहरवा गांव के पप्पू से पिछले 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों चोरी छुपे फोन से बातचीत करने लगे। दोनों में कई बार मुलाकात भी हुई। इस बात की भनक खुशबू की मां को लग गई। उसके बाद मोबाइल फोन से उसे दूर कर बाहर आने जाने पर पहरा लगा दिया गया। इसके बावजूद वह प्रेमी के साथ उड़ गई। भागने के बाद प्रेमी और प्रेमिका पुलिस के शिकंजे में पड़ गए। मामला थाने तक पहुंच गया तो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। उम्र सत्यापन के बाद दोनों को परिजनों के हवाले कर दिया गया। फिर औराई प्रखंड कार्यालय स्थित भगवान शिव के मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला। प्रेमिका बताती है कि भैरव स्थान मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। उसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। 3 महीने तक मोबाइल पर बातचीत हुई और अंजाम आज सबके सामने है। के मेला में भैरव स्थान के मेला में कैसे लड़का और आइए भेंट हुआ था और 4 चक्का से जा रहे थे, हम सब टेम्पल से जा रहे थे तो ये मंदिर में भेंट हो गया था।
तब इसने कहा कि नंबर दिया, तब हम लोग ले लिया और लड़का भी पहुँचावे गया घर। उसी दिन से बातचीत हो गई। कैसे बातचीत करती थी? फोन से। मिली भी तुम लोग कभी? क्या कभी मिलती जुलती भी थी? जी 2 बार मिले थे। 2 बार मिले थे। कैसे थाना पर पहुँचे? मेला में से गए थे। कहाँ? वहाँ हररवा गए थे। क्या करना? उसके घर जा रहे थे। क्या चाहती? शादी करना चाहते हैं। किससे? उसी लड़का से। प्यार करती है उससे? जी। मम्मी पापा क्या कह रहे? कह रहे हैं कि हमको नहीं मंजूर है। शादी उसी से करेंगे? जी उसी से करें। कितना उम्र है तुम्हारा? 18 साल। काहे नाराज होकर चली गई थी घर से? मोबाइल 2 ठो दिया था और ये दोनों छीन लिया मोबाइल। मोबाइल नहीं दिया इसीलिए? जी। पहले कैसे हुआ? भैरव सन मिला में क्या कर रहे हो? मिठाई का काम। मिठाई का काम करते हैं। रखोगे? हाँ रख लेंगे। कैसे प्यार हुआ? मेला में हुआ। शादी करोगे? जी। कैसे खिलाओगे इसको? कमा कर। कहाँ रखोगे समझ? बाहर रखेंगे। गार्जियन क्या बोल रहे हैं? गार्जियन मालूम है। पसंद है लड़का? लड़की पसंद है। अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं? लड़की को मर्जी से शादी कर रहे, अपना मर्जी से। हाँ मामला जो सुने हैं वही सही है, वही है। क्या जानकारी मिली? जानकारी हमको मिला कि ऐसे दोनों लड़का लड़की जो है भाग गया, भाग करके कहीं से धरा गया, थाना को हवाले हो गया। पता चला, हम आए थाना पर तो देखे हैं कि बात सही है। दोनों पक्ष की मंजूरी हुई है कि शादी होगा। कर लो, ठीक है। दोनों पक्ष मंजूर है शादी करने। उम्र का सत्यापन हुआ? उम्र का सत्यापन ये है कि 18+ है दोनों का। शादी मर्जी से हुई? हाँ, दोनों की मर्जी से शादी हुआ है। दोनों का गार्जियन था ही। लड़की पसंद है? हाँ लड़की पसंद है, लड़का का पसंद है, लड़की तो दूसरा है। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। प्रेम प्रसंग का? प्रेम प्रसंग का। कितना दिन से था? देखिए इसकी जानकारी तो हमको नहीं। यहाँ से पता चला कि 2-3 महीना से चल रहा था। पुलिस के द्वारा क्या की गई? पुलिस बोले कि जाओ तुम लोग को अपना समझ लो, शादी करना शादी करो, जहाँ जाना जाओ। उम्र सत्यापन का? उम्र सत्यापन किए हैं। लड़का का नाम? पप्पू कुमार। 27 अक्टूबर को होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन होने से पहले गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में डीएम प्रणव कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 एवं 29 अक्टूबर को और 25 नवंबर एवं 26 नवंबर को जिले के सभी 3463 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा सभी आवश्यक दावा आपत्ति संबंधित प्रपत्रों के साथ अपने मतदान केंद्र पर कैंप लगाकर दावा आपत्ति संबंधित सभी प्रपत्र को प्राप्त किया जाएगा। निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेंट की आधिकारिक नियुक्ति करते हुए उनका बीएलओ से समन्वय स्थापित कराकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को सफल बनाने का अनुरोध किया। साथ ही आग्रह किया कि 18 से 19 वर्ष के नौजवानों के नाम 100% निर्वाचन सूची में पंजीकृत कराएं। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कल से 27 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने विभिन्न जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक की और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसा मैंने बताया कि 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसमें दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि है 27 अक्टूबर 23 से लेकर 9/12 तक, 9 दिसंबर तक। और इसमें 4 विशेष डेट्स भी रखे गए हैं, विशेष दिवस रखे गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर
लगातार BLO उपस्थित रहेंगे और सभी पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। ये शनिवार और रविवार के दिन रखा गया है, बेसिकली 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, और फिर 25 नवंबर और 26 नवंबर को। और दावा आपत्ति का निराकरण हम लोग 26 दिसंबर तक करा लेंगे। अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होना है। तो इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार के अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी BLOs के साथ EROs ने AEROs ने बैठक की है और मतदाता सूची का प्रकाशन करके ये सभी BLOs को भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी लोग अपने मतदाता सूची का निरीक्षण करके अपना नाम देख सकते हैं। यदि किसी तरह की त्रुटि है, कोई चेंजेज है, कोई नाम जोड़ने की बात है, तो ये सब कराने पूरा विकल्प रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग कई तरह के अभियान चला रहे हैं मतदाता सूची को और मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं की और सशक्त भागीदारी करने के लिए और विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोस्पेक्टिव मतदाता हैं, जो कि 18-19 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी की है और किन्हीं कारणों से मतदाता नहीं बन सके हैं, उनको मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और 18 की शक्ति के नाम से एक विशेष अभियान हम लोगों ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ जो महिला मतदाता हैं, प्रोस्पेक्टिव मतदाताएं हैं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए विभिन्न जो हमारे +2 स्कूल्स हैं, वहाँ पर कैंपस एम्बेसडर्स की नियुक्ति की गई है। उनके साथ लगातार AERO के साथ बैठक करके उनके डेटा और डिटेल के साथ जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग भी प्रोस्पेक्टिव हैं, उनको मतदाता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों के जो हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उनसे भी हम लोगों ने अपेक्षा और अनुरोध किया है कि वो बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनिधि करें और उनके माध्यम से भी काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता सूची काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, काफ़ी बेहतर हो, पारदर्शी हो और सभी लोगों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। सर, वोटरों की संख्या बढ़ी है सर, और इसके वजह से बूथ की संख्या भी बढ़ी है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, वोटर बनने की जो बात कर रहे हैं वो एक सतत प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया कि ये विशेष अभियान लगातार चलाए जाते हैं और अब तो 4 कट ऑफ डेट हैं जिसके आधार पर वोटर लिस्ट में वोटर्स की न्यू एंट्री होती रहती है। तो डेफिनेटली वोटर्स बढ़े हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1500 से अधिक यदि मतदाता किसी एक बूथ पर हो तो वहां पर एडिशनल बूथ बनाए जाने का निर्देश है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस जिले में ऐसे 2 बूथ थे जहां 1500 से अधिक मतदाता थे, तो ऐसे 2 बूथों का निर्माण एडिशनल किया गया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो विभिन्न मतदान केंद्र हैं उनका संपरीक्षण किया, उसका रैशनलाइजेशन किया और उस रैशनलाइजेशन में हम लोगों ने पाया कि 3 ऐसे बूथ हैं जिसके मतदाताओं को नदी पार करके जाना पड़ेगा या जाना पड़ सकता है। तो वैसे मतदान केंद्रों को भी हम लोगों ने रैशनलाइज किया है और 3 नए बूथ बनाए गए। तो कुल मिलाकर इस जिले में 5 नए बूथ इस वर्ष बनाए गए। संस्कृत विषय में लगभग 95% छात्र छात्राओं को प्रमोट और फेल कर दिया गया। 4 वर्षीय बीएड परीक्षा के एक भी सेमेस्टर का अंक पत्र अब तक छात्रों को नहीं दिया गया है। बिहार छात्र संघ ने गुरुवार को एकेडमिक कैलेंडर जारी करने, प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर अवैध रूप से 3500 रुपए की वसूली पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि परीक्षा परिणाम प्रत्येक वर्ष पेंडिंग रह जाता है। इस बार संस्कृत विषय में 95% से भी अधिक छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की लापरवाही का नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। इस पर कुलपति महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं हो गई तो अनिश्चितकालीन छात्र आंदोलन होगा। मौके पर जिला महामंत्री ओम प्रकाश, जिला अध्यक्ष राजा बाबू, जिला उपाध्यक्ष रोहित सिंह सहित कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा बीएड की समस्या को लेकर के यूनिवर्सिटी में विशाल विरोध प्रदर्शन करने का काम किया गया था, जिसमें कि मूल समस्या है कि अभी तक जो भी परिणाम आया है, एक भी सेमेस्टर का किसी भी छात्र को मार्कशीट उपलब्ध नहीं हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा। और जब भी परिणाम आता है उसमें हमेशा से पेंडिंग करने का काम किया जाता है। इस बार के परिणाम में रिजल्ट जो संस्कृत का आया है उसमें 95% बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है। ये हर बार की विश्वविद्यालय की ये एक तरीके से नियम बन चुकी है कि हर बार के परिणाम में किसी न किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कर करके उसमें 95% ये लोग प्रमोट करने का काम करते हैं। और मूल समस्या ये है कि हमेशा से जब भी लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं
कहा जाता है कि 2 दिन में 4 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन होती है नहीं। एकेडमिक कैलेंडर जारी करने के लिए जब भी मांग किया जाता है, कहा जाता है कि 2 दिन बाद जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक जारी नहीं किया गया है। हम लोग पुनः मांग करना चाहते हैं कि जो भी है रिजल्ट जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, परीक्षा समय पर लिया जाए, परिणाम समय पर आए और इसका बखूबी ध्यान रखा जाए कि एक भी बच्चों का परिणाम पेंडिंग में या प्रमोटेड ना जाए। और विश्वविद्यालय में जो दलाली चरम सीमा पे पार कर रही है और हमारे परीक्षा नियंत्रक के इर्द गिर्द जो दलाल चारों तरफ बैठे होते हैं और जब छात्र अपना बात रखने जाते हैं उस समय उनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब पर हमारे विश्वविद्यालय के वीसी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस सब को कंट्रोल करने का काम कीजिए, अन्यथा बिहार छात्र संघ विशाल छात्र आक्रोश आंदोलन के साथ भूख हड़ताल में बैठने की काम करेगी। आगामी 4 नवंबर को गोरखपुर में प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं राष्ट्रीय न्याय संघर्ष मोर्चा की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें शामिल महासभा एवं मोर्चा के सदस्यों ने महारैली को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान राजकुमार ठाकुर को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक ठाकुर को मनोनीत किया गया। बैठक में शामिल पूर्व विधान परिषद सदस्य और राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी ने बताया कि 3 नवंबर को पूरे बिहार से लोग महारैली के लिए गोरखपुर की ओर रवाना होंगे, जिसमें केवल मुजफ्फरपुर से 5000 लोग शामिल होंगे। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जातिगत जनगणना करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई है। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का संयुक्त बैठक है, जिसमें लालू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और न्याय समाज के पूर्व के जिला अध्यक्ष और युवा के हमारे प्रदेश नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर जी भी उपस्थित हैं, संजय जी हैं, कई तमाम सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हैं। और इस कोर कमेटी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो जातीय गणना बिहार में हुई है, इसके लिए बिहार के इस सूबे के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव तथा लालू प्रसाद यादव को मुजफ्फरपुर के तमाम नेताओं ने बधाई दिया है कि आपने एक सही कदम आपने उठाया, सही समय पर आपने एक शक्ति, जो मेरे अंदर एक शक्ति थी, शक्ति को आपने प्रदर्शित करने का काम किया कि आप शक्तिवान हैं, आप ऊर्जावान हैं। आज़ादी के बाद ऐसा पहला हम लोगों को मौका 1930 के बाद मिला है जो गणना हुई है। हम तमाम साथियों की ओर से लालू यादव जी को, नीतीश जी को और तेजस्वी यादव जी को बधाई देते हैं। साथ ही साथ आज का यह जो कोर कमेटी है उसमें यह निर्णय लिया कि गोरखपुर में 4 नवंबर को एक विशाल, जिसमें 3 लाख से ऊपर की संख्या में न्याय समाज के लोग और सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। सम्मेलन में के प्रस्ताव रखा गया और मुजफ्फरपुर से जो लोगों ने आंकड़ा बताया है कि मुजफ्फरपुर से भी कम से कम हमको लगता है कि 5000 की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं उस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए, संख्या बल को बढ़ाने के लिए। बिहार और यूपी जब तक आपस में मिलेगा नहीं तो विकास दोनों राज नहीं करेगा। तो हम लोग आगे बढ़ाने के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर हम लोग रवाना हो रहे हैं। यहाँ से 3 तारीख को 2 बजे जा रहे हैं। तमाम साथी पूरे बिहार का लोग यहाँ से जुटेगा और गोरखपुर के लिए हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। देखिए, कार्यक्रम के बारे में तो मैंने बता ही दिया। दूसरा कार्यक्रम यह भी है कि जिला अध्यक्ष के मनोनयन सर्वसम्मति से एक चुनाव की भी प्रक्रिया हो रही है और एक नाम आया है राजकुमार ठाकुर जी का, जो पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं। इस पर तमाम लोगों ने समर्थन किया कि राजकुमार ठाकुर को यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया जाए। और राष्ट्रीय न्याय महासभा युवा मोर्चा के लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी ने श्री दीपक ठाकुर का नाम प्रस्ताव आया था, जिसका घोषणा हम लोगों ने यहाँ करके कर दिया कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश के दीपक ठाकुर जी होंगे। आज का सब मीटिंग का यही उद्देश्य था।
मुजफ्फरपुर के वार्ड 41 के चकवासू मोहल्ले में पुराने नाले को तोड़कर नए नाले का निर्माण किया जा रहा है। पुराने नाले के टूटे हुए ईंट को चोरी कर बेचे जाने का विरोध करने पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने स्थानीय शारदा देवी और राहुल कुमार की पिटाई कर दी। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शारदा देवी की हालत ज्यादा खराब है। पुत्र राहुल कुमार ने बताया कि विरोध करने पर उन लोगों ने घर पर ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे उनकी मां और वह घायल हो गए। पूरा मामला है, नाला बंद है सरकारी नाला रोड में 41 वार्ड में। उसमें 4-5 मीटर दूरा पर रखल था। उस मीटर चलते झगड़ा हुआ तो बात के बाद मीटर खत्म हो गया। रंजीत मल्लिक से पहले बोला चली हुआ था। रंजीत मल्लिक नीति देवी है शनि कुमार से, तो वो हो गया बात मीटर में खत्म हो गया। उसके बाद दीपक मल्लिक पे आके मेरे दरवाजा पर गाड़ी डिलीवर करने लगा। उसमें राधा देवी उसका पत्नी है, वो आके मेरे दरवाजा पर हमसे झगड़ा से होते अपना घर चले गए, अपना रूम में चले गए। रूम मेरा बंद था। उसमें उसे जोगन मल्लिक है, दीपक मल्लिक के बड़ा भाई, वो मेरे दरवाजा पर मीटर चलाने लगा। तो जिस पर मेरा आवाज आया घर में अंदर रूम में, कम निकले बाहर खाना खा रहे थे, रूम में से निकले तो दीपक के पत्नी राधा देवी हमके दरवाजा पर गाड़ी ब्लोर करने में गाड़ी रोकने लगा। तो उससे हमको बोला चली हो रहा था, मुँह ठिठी हो रहा था। अब उससे बोला कि शारदा देवी ने झगड़ा लाया है, उसे बेटा बांस उठा के रड उठा के चला दिया है। मेरी माँ है। उनको कैसे उनके हमको पीछे पर छा रहा था। तो उससे करण कुमार है ना, राधा देवी के बेटा, दीपक मल्लिक के बेटा, वही बांस चला के मारा है और रड से मारा है। उसमें रड चला के मारा है तो घायल हो गया मेरा माँ। हम माँ के चक्कर में इन्हें बचाओ तो वो हमसे सबसे मारने लगा। जोगन मल्लिक हमसे पर हाथ चलाने लगा। तो पूरा फैमिली के कितने लोग घायल हुए? उसमें हुए हैं 2 आदमी, हम माँ। तो मेरा थोड़ा मोड़ा हुआ है, माँ ज्यादा हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।